हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित आनंद मिश्रा अपने चैनल फिजिकल साइंस बाय एएम में आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स, जिसमें हम यूनिट 2 कर रहे हैं और चैप्टर हमारा है समतल में गति। आज हम लोग पढ़ेंगे औसत चाल तथा औसत वेग क्या होता है। तो औसत चाल और औसत वेग पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं चाल क्या होता है। तो सबसे पहले हम चाल जान लेते हैं। देखिए, किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में तय की गई जो दूरी होती है उसी को हम चाल कहते हैं, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो एकांक समयांतराल में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। तो इसको लिख लेते हैं नोट्स। किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। तो किसी वस्तु द्वारा एकांक समयांतराल में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। इसका मात्रक लिखना चाहे तो दूरी यानी लंबाई का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। चाल है क्या, क्योंकि दूरी अदिश है तो चाल भी जो है क्या है, अदिश राशि है। तो लिख लेते हैं चाल अदिश राशि। ये चीज हम समझ लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, चाल कितने टाइप्स के कैसे कैसे होते हैं। तो पहला हम समझते हैं एक समान चाल, यूनिफॉर्म स्पीड। एक समान चाल, यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो होती है, अगर वो समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है तो जो उसकी चाल होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक समान चाल कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं ये दूरी है, ये समय। मान लेते हैं कि कोई वस्तु 1 सेकंड में 2 मीटर की दूरी तय की, अगले टाइम में दूसरे में 4, 3 में 6, 4 में 8, इस प्रकार से कोई वस्तु दूरी तय कर रही है। तो अगर हम इसका ग्राफ देखें तो कैसे आएगा, ये मान लेते हैं ये दूरी है और ये समय है। दूरी और समय के बीच अगर हम ग्राफ बनाएं तो जब वस्तु 1 सेकंड में 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 सेकंड में वो कहां गई, 2, तो 1, 2 यहां पहुंच गई। अगले 2 सेकंड में कहां पहुंच गई, 2 सेकंड में, तो इसको आप ऐसे बना लीजिए। 2 सेकंड में कहां पहुंच गई, 4 मीटर, तो 3, 4 यानी यहां पहुंच गई। इसको भी ऐसे बना लीजिए, यहां पहुंच गई। अगले 3 सेकंड में कहां पहुंच गई, 4, 5, 6 यहां पहुंच गई। ये आपका 4 है तो ये यहां पहुंच गई। अगले 4 सेकंड में कहां पहुंच गई, 8, तो 7, 8 वो यहां पहुंच गई अगले 4 सेकंड में। तो जो ये ग्राफ बनता है, ये वाला जो ग्राफ बनता है ये एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है। जब आप इसको सही से बनाएंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होगा, यानी समय और दूरी क्या है, एकांक समयांतराल, समान समयांतराल में समान दूरी तय कर रही हैं। अच्छा, इसका चेक करने का तरीका कि ये जो ग्राफ है ये एक सिंपल लाइन आ जाए। देखिए एक ढाल बन गया, एक सिंपल लाइन है, कहीं अपरिवर्ती नहीं है। तो इस प्रकार की जो चाल होती है उसे हम क्या कहते हैं,
एक समान चाल कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन भी लिख देते हैं कि यदि कोई वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, समान दूरी तय करती है, समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसकी चाल एक समान चाल कहलाती है, एक समान चाल कहलाती है। अब मान लीजिए कि ये आपका S है, यहां ऐसे कोई S1 S2 दूरी जा रही है, कोई S3 जा रही है, कोई S4 जा रही है। तो इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखने का तरीका क्या है कि S1 ग्रेटर देन S2 ग्रेटर देन S3 ग्रेटर देन S4, यानी सबसे ज्यादा जो चाल है S1 की है, दूसरे पर S2, तीसरे पर S3 और चौथे पर S4 है। जहां S क्या है लिख देते हैं, जहां S क्या है, ये क्या है, चाल। तो ये हमारी हो गई एक समान चाल। अब इसके बाद हम पढ़ लेते हैं असमान चाल। असमान चाल क्या होगी? कोई भी वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करे, यानी दूरी जो है वो असमान रहे, तो उस प्रकार की चाल को क्या कहते हैं? असमान चाल कहते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम उसको भी समझाते हैं। चलिए देखिए, अब हम पढ़ते हैं असमान चाल। क्या पढ़ते हैं? असमान और उसको एक नाम और कहते हैं परिवर्ती, असमान अथवा परिवर्ती चाल, असमान अथवा परिवर्ती चाल, ये अथवा करके लिख लीजिएगा। अच्छा, ये क्या होता है? जब कोई वस्तु, डिफिनीशन में लिख दूं, जब कोई वस्तु समान समयांतराल में असमान दूरी तय करती है, असमान दूरी तय करती है, तो उसकी चाल असमान चाल कहलाती है, तो उसकी चाल असमान चाल कहलाती है। तो इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, असमान चाल कह सकते हैं या परिवर्ती चाल कह सकते हैं। अब इसके बाद आती है तात्कालिक चाल। तात्कालिक चाल का मतलब है कि उस वस्तु के जो चाल में त्वरित परिवर्तन, क्षणिक परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? तात्कालिक चाल। तो होता क्या है कि लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा x बाई डेल्टा t, ये होता है, सॉरी t टेंड्स टू 0। समय तो 0 की तरफ अग्रेसिव है, 0 नहीं है, 0 की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जो डेल्टा x बाई डेल्टा t है, ये इसकी क्या कहलाती है? तात्कालिक चाल कहलाती है। अब हम समझ लेते हैं औसत चाल क्या है। अब हमारी बारी आई औसत चाल की। औसत चाल क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं कि कोई भी वस्तु है, ए बिंदु से चलना प्रारंभ करती है और वो बी बिंदु तक पहुंच जाती है, और वो 5 सेकंड में, हम मान लेते हैं 200 मीटर चलती है। 5 सेकंड में कितना चलती है? 200 मीटर। फिर वही वस्तु जो है ये इस बिंदु सी तक पहुंच जाती है, और मैं कह रहा हूं कि वो 10 सेकंड में 100 मीटर चलती है, 100 मीटर चलती है। फिर वो सी से फिर ए पर आ जाती है,
और हम कहते हैं कि वो 2 सेकंड में 200 मीटर चलती। तो अब अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिए कि AB में चाल कितनी होगी। चाल बराबर क्या होता है, AB में चाल कितना हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। कितनी दूरी चली है 200, समय कितना लगा है 5, तो कितना आ गया 40 मीटर पर सेकंड। तो 40 मीटर पर सेकंड A से B तक इसकी चाल हो गई। ऐसे B से C तक चाल कितनी होगी, BC में चाल, BC में जो इसकी चाल होगी कितना चली है 100, कितने में 10 में, तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ऐसे हम इसको मान लेते हैं D। CD में चाल देखें, CD में चाल कितनी हो जाएगी 200 बटे 2, यानी कितना आ गया 100 मीटर प्रति सेकंड। तो ये इसकी क्या आ गई, चाल आ गई। अब जरा ध्यान दीजिए इसकी औसत चाल कितनी होगी। तो इसकी औसत चाल हम कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान दीजिए। औसत चाल बराबर होता है कुल चाल और बटे कुल लगा समय। तो कुल चाल कितनी कितनी है 200 प्लस 100 प्लस 200, और समय कितना हो गया 5, 10 5 15 तो 17 सेकंड। तो आपका कितना आ गया 500 बटे 17। जब आप इसको जोड़ेंगे तो 29.4 मीटर प्रति सेकंड। इसकी जो औसत चाल आएगी कितनी आ जाएगी 29.4 मीटर पर सेकंड। तो मुझे लगता है अब आपको औसत चाल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी का योग बटे कुल समय का योग उसकी औसत चाल को व्यक्त करता है। तो आप इसकी डिफिनेशन भी लिख सकते हैं कि किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय को ही हम उसकी क्या कहते हैं, औसत चाल कहते हैं। तो ये आपका एक हेडिंग कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे क्या, औसत वेग। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर औसत वेग समझते हैं। चलिए देखिए औसत वेग क्या है। औसत वेग, अब हम समझेंगे औसत वेग। एवरेज वेलोसिटी जिसको कहते हैं। देखिए औसत वेग जो होता है किसी वस्तु द्वारा तय किए एकांक समयांतराल में तय किया गया कुल विस्थापन ही उसका औसत वेग कहलाता है। तो औसत वेग के पहले हम कुछ चीजें आपको बता दें, आप अगर समझ सकते हैं तो आप अपने से लिख लीजिएगा। दो चीज हम बता देते हैं। एक समान वेग क्या है, अब इसकी डिफिनेशन आप वीडियो को रोक के देखिएगा। औसत वेग एक समान वेग, असमान या परिवर्ती वेग, क्योंकि अभी मैंने इसको आपको बताया, और एक है तात्कालिक वेग। तात्कालिक वेग, तो इसको मैं अब दोनों चीजों को मैं आपको बोल दे रहा हूं, आप इसको लिख लीजिएगा। देखिए जब कोई वस्तु एक समान समयांतराल में समान विस्थापित हो जाती है, समान समयांतराल में उसमें समान विस्थापन होता है, तो उस प्रकार के वेग को क्या कहते हैं, औसत वेग। हिंट दे देते हैं, समान समयांतराल में समान समान विस्थापन तो उसको क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं। अब समान समयांतराल में असमान विस्थापन उसका क्या कहलाता है, असमान वेग। और तात्कालिक वेग आप जानते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब देखिए समान समयांतराल में समान विस्थापन यानी विस्थापन को डी से व्यक्त करें तो डेल्टा डी बाई डेल्टा टी हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन तीनों डेफिनेशन को अच्छे से समझ के और नोट्स में लिख लीजिएगा। अब इसको हम लिखा नहीं रहे हैं, मैंने आपको समझा दिया क्योंकि अभी पीछे समझाया है। अब हम बात कर लेते हैं डायरेक्ट औसत वेग, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीईआरटी का, इसको मैं बता रहा हूं। तो औसत वेग को क्या लिखते हैं कि औसत वेग बराबर होता है, औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन, औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन बटे कुल समय, कुल विस्थापन बटे कुल समय। किसी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में जो
समान विस्थापन या कुल विस्थापन और कुल समय का जो अनुपात है वही उसका क्या कहलाता है, औसत वेग कहलाता है। लिख देते हैं, किसी वस्तु द्वारा समान समयांतराल में तय किए गए कुल विस्थापन तथा कुल समय के अंतराल को औसत वेग कहते हैं। वेग आप जानते हैं एक सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। भाई विस्थापन का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। विस्थापन का मीटर और इसका कितना हो जाएगा, सेकंड। तो औसत वेग आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं त्वरण की। त्वरण क्या होता है, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर त्वरण की बात कर लें। अब हम बात कर लेते हैं त्वरण का। गति के बारे में आप जानते ही हैं, एक समान गति क्या होती है। त्वरण की बात कर लेते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सीलरेशन। त्वरण आपको पता ही है, त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल, ऐसे लिख देते हैं समयांतराल। किसी वस्तु द्वारा वेग में जो परिवर्तन की दर है उसे त्वरण कहते हैं। मैं लिख देता हूं, किसी वस्तु द्वारा वेग में परिवर्तन ही त्वरण कहलाता है। ये भी क्या है, एक सदिश राशि है। त्वरण क्या है, एक सदिश राशि है। ये भी एक सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है, वेग परिवर्तन। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर बटे सेकंड, और नीचे एक समय और है तो सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब हम थोड़ी सी इसमें लॉजिक और समझ लेते हैं। मान लेते हैं, माना कोई वस्तु T1 समयांतराल में T1 समय में V1 वेग तथा U भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, T2 समय में V2 वेग तय करती है। V2 वेग तय करती है, यानी V2 ग्रेटर देन V1, यानी V2 जो वेग है वो V1 से हमेशा क्या है, बड़ा है। तो A बराबर क्या हो जाएगा, तो आप जानते हैं V2 माइनस V1 वेग परिवर्तन बटे T2 माइनस T1। अब यहां अगर मैं V2 माइनस V1 को लिखूं डेल्टा V और T2 माइनस T1 को लिखूं डेल्टा T, तो वेग परिवर्तन क्या, A बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा V बाई डेल्टा T, ये आपका आ जाएगा। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, आपको लिखा मिलेगा DDT ऑफ V, DDT ऑफ V लिखा मिलेगा। अच्छा, चूंकि हम जानते हैं V बराबर क्या होता है, DS बाई DT होता है। भाई वेग क्या होता है, चली गई कुल कह सकते हैं कि विस्थापन, ये तो मैंने चाल दूरी लिख दिया, विस्थापन तय किया गया विस्थापन, तो dx बाई dt होता है। अगर ये मान यहां रख दे तो क्या मिलेगा, a इजिकल टू DDT ऑफ b की जगह पर क्या रख देंगे, dx बाई dt रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं a बराबर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा d2x बाई dt2। इस प्रकार से भी हम त्वरण को समझ सकते हैं। डी, अब इसकी विमा देख लेते हैं। इसकी विमा क्या होगी, इसकी विमा हो जाएगी मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर की L होती है और सेकंड की T2 होती है,
तो क्या हो जाएगी, LT की पावर -2 हो जाएगी। इतना चीज आपको इसमें समझना है। अब थोड़ी चीज मैं बता दूं कि अगर त्वरण कब ऋणात्मक होगा, कब धनात्मक होगा, कब शून्य होगा, तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसको और बता देते हैं अच्छे से। देखिए, 3 चीज आपको मैं बता देता हूं। धनात्मक त्वरण, धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण और शून्य, शून्य त्वरण। त्वरण शून्य कब होगा, तो कब होगा, ऐसे थोड़ा मैं लिख लूं कि जब वस्तु का वेग बढ़ रहा हो, जब, पहला पॉइंट है, जब वस्तु का वेग बढ़ रहा हो तो त्वरण क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। यदि जब वस्तु का वेग, जब वस्तु का वेग घट रहा हो तो त्वरण क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ये चीज आप जान लीजिए। और इसी ऋणात्मक त्वरण को हम क्या कहते हैं, मंदन भी कहते हैं। ऋणात्मक त्वरण को क्या कहा जाता है, मंदन कहा जाता है। और जब वस्तु एक समान वेग से गतिशील हो, एक समान वेग से गतिशील हो, एक समान वेग से गतिशील हो, तो उसका त्वरण क्या होता है, शून्य हो जाता है। अगर कोई भी वस्तु एक समान वेग से गतिशील है तो उसका त्वरण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ये आपको चीजें जानना अति आवश्यक है कि जब वस्तु का वेग बढ़ रहा हो तो उसको क्या कहते हैं, धनात्मक त्वरण कहते हैं। और जब वस्तु का वेग, जब इसको क्या कहते हैं, धनात्मक त्वरण कहते हैं, धनात्मक त्वरण कहते हैं। इसको ऋणात्मक त्वरण यानी मंदन जो है ये ऋणात्मक त्वरण ही है, इसका शून्य। यानी जब वस्तु का वेग बढ़ रहा हो तो त्वरण धनात्मक, जब वस्तु का वेग घट रहा हो तो त्वरण ऋणात्मक, या उसी को मंदन भी कहते हैं। और जब वस्तु एक समान वेग से गतिशील हो तो उसको क्या कहते हैं, उसका जो त्वरण है वो कितना है, शून्य। तो इतनी चीज आप, अब इसमें कुछ चीजें और आती हैं। जैसे पहला आ जाता है एक समान त्वरण। क्या है एक समान त्वरण, जब वस्तु में किसी गतिशील वस्तु में उत्पन्न त्वरण का परिमाण व दिशा, मैं लिख देता हूं डेफिनेशन, कि जब किसी गतिशील वस्तु, जब किसी गतिशील वस्तु में उत्पन्न त्वरण का परिमाण और दिशा, क्या क्या, परिमाण तथा दिशा, परिमाण तथा दिशा, दो चीज की बात मैं कर रहा हूं, परिमाण तथा दिशा अपरिवर्तित हो, तो इस प्रकार के जो त्वरण को हम क्या कहते हैं, एक समान त्वरण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो चीज यहां मैं लिखा हूं, परिमाण और दिशा बदलनी नहीं चाहिए, जो है वही रहे, अपरिवर्तित रहे। तो इस प्रकार का त्वरण असमान त्वरण कहलाता है। दूसरा होता है जिसको हम असमान त्वरण कहते हैं या परिवर्तित त्वरण कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन आप लोग लिख लीजिएगा, परिमाण तथा दिशा, परिमाण तथा दिशा दोनों परिवर्तित हों, दोनों परिवर्तित हों तो इस प्रकार के त्वरण को हम क्या कहते हैं, असमान त्वरण कहते हैं। अब इसके बाद एक आता है औसत त्वरण। औसत त्वरण क्या होता है, वस्तु के वेग में 1 सेकंड में जितना परिवर्तन होता है उसी को हम उसका औसत त्वरण कहते हैं। तो मैं लिख देता हूं, किसी वस्तु के वेग में, किसी वस्तु के वेग में 1 सेकंड में जितना परिवर्तन होता है, 1 सेकंड में जितना
परिवर्तन होता है उसी को उसका क्या कहते हैं, औसत त्वरण कहते हैं। ये चीज अभी आप ध्यान रखिएगा। एक फिर आता है अंतिम, क्या उसको कहते हैं, तात्कालिक त्वरण। मैं उसको यहां लिख देता हूं, तात्कालिक त्वरण। तात्कालिक त्वरण के बारे में मैंने आपको बताया, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, लिमिट, क्षणिक परिवर्तन, डेल्टा टी टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, dv बाई dt। ये आपका हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं, तात्कालिक। बराबर किसके होगा, a के बराबर होगा। तो इस चीज को आपको समझ लेना है। तो इस प्रकार से आज मैंने आपको औसत वेग, औसत चाल और औसत वेग के बारे में बताया, त्वरण के बारे में बताया, औसत त्वरण के बारे में बताया। ये सारी जानकारी मैंने आपको आज प्रोवाइड कराई। अब हम लोग शुद्ध गतिकी में गति के 3 समीकरण दिए गए हैं, उन समीकरणों को सबसे पहले ग्राफ मेथड से सिद्ध करेंगे, फिर उसके बाद अवकलन विधि से भी उसको सिद्ध किया जा सकता है। तो जो आपके सिलेबस में है ग्राफ मेथड, उसको सब उसके बाद अगले क्लास में हम उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।